अगर हम बात करें लॉर्डोसिस की, तो लॉर्डोसिस हमारे पास क्या होता है, जो हमारा लंबर कर्व होता है जब वो एग्जैजरेट कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा लंबर कर्व जो है इतना है, तो अगर वो एग्जैजरेट करके ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, लॉर्डोसिस कह देते हैं। अब इसके अंदर दो कंडीशंस इसके साथ एसोसिएट करती हैं। एक तो ये होता है जी, वीक होते हैं एब्डोमिनल मसल्स और साथ में एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आता है, यानी कि हमारे वीक मसल्स होते हैं कौन से, एब्डोमिनल, वीक एब्डोमिनल मसल्स, और साथ में हमारे पास क्या आता है जी, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये। अच्छा, उसके पहले ना मैं आपको थोड़े से इसके कॉजेज़ जो बुक में मेंशन है हम उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने इधर जो बताए हुए हैं उसमें हमारे पास आता है जी, अगर हमारे मसल्स में वीकनेस हो गई है या कोई हमारी स्पाइन में डिफॉर्मिटी चल रही है, कोई मसला चल रहा है स्पाइन के अंदर, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी भी उन्होंने लिखा हुआ है कि कंजेनिटली डेवलपमेंट नहीं हुई सही से, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और बार बार लंबर हाइपर एक्सटेंशन में जब जाती है, जैसे जिमनास्टिक्स वगैरह के अंदर ओवर ट्रेनिंग जब की जाती है, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है ना, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग की केस में इन सब रीजन की वजह से हमारे पास लॉर्डोसिस हो सकता है। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है वो आती है जी, वीक एब्डोमिनल मसल्स और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब मैं आपको बहुत ही आसान लफ्जों में समझाती हूँ। अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये एंटीरियर साइड है, ये हमारी बॉडी की पोस्टीरियर साइड है, ये लेटरल साइड से देख रहे हो आप लोग, ठीक है। ये आगे पड़े हुए हमारे एब्डोमिनल मसल्स, ये पीछे पड़े हुए हमारे ग्लूटियल मसल्स, ठीक है। अब एब्डोमिनल मसल्स और ग्लूटियस मसल्स ये एक बैलेंस में होते हैं, ठीक है। अगर क्या हो, हमने बात की वीक कौन से मसल्स उन्हें होने, एब्डोमिनल। अगर वीक मसल्स, एब्डोमिनल मसल वीक होते हैं तो क्या होगा, ढीले हो जाएंगे, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, ये गिर जाएंगे। जब ये नीचे को आ जाएगा तो ये क्या होगा, टाइट हो जाएंगे, ऑब्वियसली दूसरे कंपनसेट करने के लिए टाइट होंगे, जब वो टाइट होंगे तो वो खिंच जाएगा। तो ये हमारे पास जो होता है ना, क्या होता है कि हमारे पास जो टिल्ट होता है ना, हमारे आगे वाले मसल्स वीक होके, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से आगे वाली साइड पे क्या होगा, टिल्ट आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। मैं आपको समझाती हूँ, होप्स हो कि समझ आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा और वर्ड्स को आसान करती हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे आगे पड़े हुए हैं मसल्स, ये इस तरह से है जी, हमारे पास ये आगे पड़े हुए हैं हमारे एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, और पीछे हमारे पास पड़े हैं हमारे ग्लूटियल मसल्स। अब ये मसल्स वीक हो गए, गिर गए, तो ये क्या होगा, ये नीचे हो गए और पीछे वाले मसल्स खींच के ऊपर हो जाएंगे। तो ये इस तरह से जब आगे वाली साइड पर टिल्ट आ जाएगी, इसको कहते हैं इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब ये टिल्ट इसी वजह से आता है कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं, इनके दरमियान में बैलेंस नहीं रहता, और इसी वजह से फिर यहाँ पे जो कर्व होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी लंबर स्पाइन है, इसका ये कर्व था, जब ये ऐसा जाएगा तो ये और एग्जैजरेट हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं जी, लॉर्डोसिस की कंडीशन कहते हैं। अब वो लोग कहते हैं, बुक में लिखा हुआ है कि जब ये हमारे पास लॉर्डोसिस होती है ना, तो मोस्टली जो है ना हमारे पास जो लोअर बैक पेन होती है ना, वो भी हो जाती है इसकी वजह से। होप सो इट मेक सेंस, आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा लॉर्डोसिस का। बस बुक में इतना ही मेंशन है, हमने इतना ही करना है कि लॉर्डोसिस क्या होता है, एग्जैजरेशन होती है लंबर कर्व की, एसोसिएट किया जाता है वीक एब्डोमिनल मसल्स, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। उसके बाद आप लोगों ने बता देनी है कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं, किस किस वजह से हो सकता है, और उसके बाद आप लोगों ने एक मेन लाइन लिख देनी है, वही लोअर बैक पेन वाली। होप सो की हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट हमारी कंडीशन विच इज़ काइफोसिस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी काइफोसिस। काइफोसिस हमारे पास होता है हमारी जो थोरैसिक कर्व होता है उसकी एग्जैजरेशन। अगर तुम्हारा नॉर्मल कर्व इस तरह है, अगर वो ज़्यादा एग्जैजरेट करके बाहर को निकल आएगा तो उसको क्या कहते हैं जी, हम काइफोसिस कहते हैं। ये थोरैसिक कर्व के लिए है। अब इसके अंदर बुक के अंदर काफ़ी रीजंस मेंशन है कि कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और हमारे पास एक डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है जी, श्योरमैन्स डिजीज़। अब इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मैं आपको रफ से डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे वर्टिब्रास पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से हमारे वर्टिब्रा पड़े हुए हैं। ये हमारा कर्व आ रहा है जी, कौन सा, थोरैसिक कर्व आ रहा है। अब क्या होता है कि हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, थोड़े वेज शेप हो जाते हैं। वेज शेप क्या होती है, समझ रहे हैं, इस तरह की, ये थोड़ी। अब जब हमारे वर्टिब्रा जो है वेज शेप के होंगे तो देखें कर्व बढ़ गया, ये देखिए ये कर्व, और ये इस तरह से एग्जैजरेट कर जाता है। तो इस वजह से भी, क्योंकि इसमें वर्टिब्रा हमारे थोड़े वेज शेप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काइफोसिस जो होता है, यानी थोरैसिक स्पाइन का जो कर्व होता है वो ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाता है और काइफोसिस हो जाता है उसको, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने हमारे पास क्या होता है कि अगर माइल्ड केसेस है ना, उस केस में जो इसका ट्रीटमेंट होता है ना, वो हमारे पास आ जाता है जी, हमने मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, हमने ब्रेसिंग्स वगैरह पहन लेते हैं, तो हमारा जो काइफोसिस जो होता है ना वो ठीक हो जाता है। हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है जी स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस इज द लेटरल डेविएशन होती है हमारी स्पाइन की, ठीक है, स्पाइन के कर्वेचर के अंदर। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम बैक से देखें हमारी स्पाइन इस तरह से नजर आ रही है, तो अगर हमारी स्पाइन थोड़ी लेटरली डेविएट हो जाएगी, अब इसमें या तो वो सी शेप्ड हो सकती है या वो एस शेप्ड हो सकती
सकती है, ठीक है। जो लेटरल डेविएशन होती है इस कंडीशन को हम कहते हैं स्कॉलियोसिस। अब इसके अंदर हमारे पास या तो सिर्फ जो है वो थोरेसिक स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है, या सिर्फ हमारे पास लंबर स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है, या हमारे पास दोनों स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकती हैं एक साथ, ठीक है। अब स्कॉलियोसिस की ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस और दूसरी होती है हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस। अब जो स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस और नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस होते हैं इसमें डिफरेंस ये होता है का मतलब स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस हमारे पास होती है ये इनफ्लेक्सिबल होता है और जब हम लेटरल बेंडिंग करते हैं तो ये परसिस्ट रहता है, लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस फ्लेक्सिबल होता है और जब हम लेटरल बेंडिंग करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। अब स्ट्रक्चरल जैसे नाम से बता रहा है कि स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, जब किसी चीज़ के स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया तो चाहे जो मर्जी करी जाओ वो तो रहेगा, स्ट्रक्चर ही खराब हो गया ना, स्पाइन का स्ट्रक्चर ही बदल गया तो वो इनफ्लेक्सिबल भी है और वो ठीक नहीं होगा, चाहे आप जैसे मेरे परसिस्ट रहेगा। लेकिन नॉन स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर में कोई मसला नहीं है, कोई लोकल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है, तो इसलिए जब हम लेटरल बेंडिंग करते हैं ना तो वो प्रॉब्लम जो होती है ना करेक्ट हो जाती है थोड़ी उस टाइम पे जब तक हम लेटरल बेंडिंग की होती है। तो इससे डिफरेंस पता चलता है स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस का और हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस का। अब वो कहते हैं एक हमारे पास थर्ड टाइप होती है जो कि होती है आइडियोपैथिक। अब इडियोपैथिक क्या होती है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास कोई कॉज जो है हमें पता नहीं होता, अननोन कॉज होता है उसका, ठीक है, किसी भी एज के अंदर हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेनली जो होती है ना ये 10 और 13 ईयर्स के बच्चों के अंदर नज़र आती हैं। अब वो कहते हैं जी इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर जब हमारा मसला बहुत ही कम होता है तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज से, ठीक है, स्ट्रेचिंग से इसको ठीक कर लिया जाता है, लेकिन अगर मसला बढ़ जाए तो ब्रेसिंग और सर्जरी ही इसका लास्ट ऑप्शन बचता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास हमने पढ़े स्पाइनल कर्व्स। अगर हम जनरल सा ओवरव्यू लें तो हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देखा 4 तरह के कर्व्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और उसकी कन्वेक्स कनकेव शेप को देखा, देन फैक्टर्स देखे, क्या फ़ायदा होता है हमें, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, फिर हमने लॉर्डोसिस को देखा, फिर हमने काइफोसिस देखा, फिर हमने स्कॉलियोसिस देखा। होप सो कि समझ आ गया। जिस पॉइंट के आपको समझना है या तो आप रिवर्स करके देख लो या आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हो कि किस चीज़ की समझ नहीं है, तो मैं फर्दर किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर उसको भी क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह।